हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि अनुनाद प्रभाव। तो जब दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाईबंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। यानी कि द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड and lone pair of electrons present on an adjacent atom, and the effect is transmitted through the chain. There are two types of resonance or mesomeric effect designed as a R और M। तो यहाँ पे जो प्रभाव है ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है और ये दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं जिसे हम आर प्रभाव यानी कि आर इफेक्ट या मेसोमेरिक प्रभाव यानी कि एम इफेक्ट कहते हैं, इसको एम प्रभाव कहते हैं। तो अब हम इसके दो प्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है इसका वो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो इस तरह का जो प्रभाव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है और इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है। ये मैंने लिया एनिलीन के लिए ले रही हूँ मैं, एनिलीन यानी NH2। अब NH2 के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनों का पैर है। ये इलेक्ट्रॉनों का पैर कहाँ आता है? ये इस बॉन्ड के ऊपर। तो बॉन्ड पे आने से क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं यदि, तो ये डबल बॉन्ड हो गया NH2 और इसके ऊपर क्या होगा, दिया इलेक्ट्रॉन इसलिए प्लस चार्ज हो गया। और ये बॉन्ड यहाँ पे आने से अब ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड में, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, यहाँ पर। तो ये दो बॉन्ड तो एज इट इज रहे हमारे जो थे वो। चलिए इसके बाद में अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है, इसके ऊपर, इस पॉइंट पे। तो अब क्या होगा, ये तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड NH2 है ही सही। अब ये शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए बॉन्ड, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। चलिए इसके बाद में अब ये कहाँ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो था हमारा ये क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अब यहाँ पे, और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया। और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और अब बॉन्ड कहाँ पे आ गया हमारा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसमें देखा जा सकता है आर प्रभाव। चलिए अब दूसरा इसका प्रकार होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसको माइनस आर प्रभाव भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, प्लस आर प्रभाव। ठीक है, तो माइनस आर प्रभाव है। अब इसमें हम देखते हैं। तो द इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द
कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रभाव जनरली तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह की ओर होता है। तो जैसे कि हम इसमें लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में प्रतिस्थापी समूह कौन सा है? NO2। तो N किस पोजीशन में होगा? ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का करना है हमको विस्थापन। तो ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया है? ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। बाकी ये 2 बॉन्ड कैसे हैं? एज इट इज़ है। तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होकर कहाँ चला गया? यहाँ पे। तब ये क्या हो गया हमारा? N। ये O ऐसा कैसा ही रहेगा। और इसके पास में अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 4 की जगह कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, इसलिए कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। चलिए अब सेकंड में क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे तो ब्रेकअप हो गया था। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेकअप होता है। तो क्या होगा? तो ऊपर जो पोजीशन है हमारी वो तो एज इट इज़ रहेगी। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो ये इलेक्ट्रॉन गए थे, इसलिए क्या हो गया था? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन, वही 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अब इसमें ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे। और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे। तो इन दोनों में से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। तो ये ऐसी पोजीशन बन गई हमारी। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? क्या? प्लस चार्ज। और आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? NO। अब ये है और ये बॉन्ड ब्रेकअप होके यहाँ आया तो ये यहाँ पोजीशन। और प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे। पहले प्लस चार्ज कहाँ था? यहाँ। यहाँ से कहाँ आया? यहाँ। यहाँ से कहाँ आया? यहाँ। तो इस तरह से ये प्लस चार्ज आगे खसकता जाता है। किसके कारण? प्रतिस्थापी समूह के कारण इस तरह से होता है। तो अब इसमें प्लस आर इफेक्ट दर्शाने वाले कौन कौन से होते हैं रेडिकल्स, वो देखते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स विच रिप्रेजेंट प्लस आर और माइनस आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो प्लस आर वाले जो होते हैं हेलोजन, OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2 एटसेट्रा। माइनस आर वाले कौन से होते हैं? COOH, CHO एल्डिहाइड, फिर कीटोन, साइनाइड, NO2 आदि होते हैं। ये हो गया हमारा द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड as a conjugated system, and this system often show abnormal behavior। ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से डिलोकेट होते हैं। तो इन दिस सिस्टम द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी। तो पोलैरिटी इसमें क्यों आती है? तो किसी भी श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतर, एकल और द्विबंध होते हैं तो उसमें संयुग्मी निकाय कहते हैं। और ये सामान्यतः व्यवहार करते हैं इस तरह से। और इसमें ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होने के कारण ध्रुवता उत्पन्न होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
जिसको कहते हैं ई इफेक्ट। हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही कहते हैं इसमें। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये कैसा होता है? अस्थायी। अस्थायी यानी इसको क्या बोलेंगे हम? टेम्पररी। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। केवल आक्रामककारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुबंध से बंधित परमाणु में एक सभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है और अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे ई के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे सामान्यतः वक्र तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है यह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड शो दिस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट ओनली। It is defined as the complete transfer of shared pair of pi electron to one of the atom joined by the multiple bond on the demand of the attacking reagent. And this effect is shown by the curved arrow. And these are of two types: positive electromagnetic effect and negative electromagnetic effect. तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, पॉजिटिव इसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट in this effect the pi electrons of multiple bonds are transferred to that atom to which the reagent gets attacked. तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमारा अटैकिंग ग्रुप H+, ये क्या है हमारा? अटैकिंग रिएजेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें जो ये डबल बॉन्ड है हमारा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। वो सिंगल बॉन्ड होकर के ये कहाँ आ जाएगा? इसका जो टूटा है वो बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा H लग जाएगा। और ये बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास आ गए और यहाँ पे हो गया। तो नेचुरली इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस चार्ज। चलिए, इसके बाद में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इसको माइनस ई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैक्ड। तो अब ये जो माइनस वाला है, इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। तो जैसे कि इसमें अटैकिंग ग्रुप है हमारा साइनाइड Cn-1। तो अब यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे गया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी कमी है। तो इस तरह से ये प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम देख चुके हैं। When the inductive and the electromagnetic effects operate in opposite directions, the electromagnetic effect predominates. तो इस तरह से जब प्रेरणिक प्रभाव, जिनमें प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं,
तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव प्रबल होता है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अति संयुग्मन। जिसको कहते हैं hyperconjugation. Hyperconjugation is a general stabilizing interaction. It involves delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. तो जो हमारा अति संयुग्मन होता है वह अति संयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय से परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के CH आबंध अथवा सहभाजित p कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। साथ ही एल्किल समूह के CH आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा सहभाजित p कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन यानी कि पार्शियल कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं। अति संयुग्मन एक स्थायी प्रभाव होता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2। तो CH3 CH2 यहाँ पे क्या है हमारा प्लस चार्ज। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है हमारा ये ब्रेक होकर के कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो अब CH और ये वाला जो H है वो पॉजिटिव चार्ज लेके ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे हो गया। इसके बाद में आगे बढ़े हम तो अब ये वाला तो यहाँ पे C ये H है वो तो रहेगा, ये H भी रहेगा, ये C ये H ये H और ये हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज लेता है पॉजिटिव और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता है यहाँ पे। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो अब ये हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव और यहाँ पे इन्होंने भी डबल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन शो किए। तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं अति संयुग्मन बोलते हैं, जिसके कारण कार्ब धन आयन का स्थायित्व बढ़ता है। तो सामान्यतः धनावेशित कार्बन से संयुक्त एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अति संयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है और जिसके कारण कार्ब धन आयन का स्थायित्व बढ़ता है। तो कार्ब धन आयन के स्थायित्व का क्रम हम देखें तो क्रम किस प्रकार होता है। तो CH3 फिर इसके साथ में CH3 और ये धन आयन सबसे अधिक इसमें होता है। फिर टर्शरी ब्यूटाइल में इसके बाद में CH3 थ्राइस CH, फिर इसके बाद में CH3 प्लस चार्ज इस पे रहेगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज और CH3 में। तो इस तरह से रहेगा ये अति संयुग्मन, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये जो अति संयुग्मन टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि कार्बनिक अभिक्रिया और उनकी क्रियाविधियाँ क्या होती हैं। तो कार्बनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है वो देखेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड
मैकेनिज्म यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधि। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? एक होती है सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हिंदी में कहे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। अभिक्रिया। चौथा होता है इसमें रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इस तरह की इसमें अभिक्रिया होती है और इन अभिक्रियाओं के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में, और कुछ कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन of organic compound। तो कॉमन टेक्निक इसमें देखें हम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे हम प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षित करते हैं या तो प्रयोगशाला में हम संश्लेषित करके बनाते हैं। तो अब जो हमारी विधियां हैं, इसके शोधन के लिए जो विधियां प्रयुक्त होती है उन विधियों के बारे में हम देखते हैं। तो शोधन के लिए सामान्यतः कौन सी विधियां उपयुक्त होती हैं? तो सबसे पहले एक तो सब्लिमेशन, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूसरी होती है क्रिस्टलन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा होता है आसवन। आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन। चौथा होता है विभेदी निष्कर्षण। यानी कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और लास्ट होता है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी इस तरह से ये अलग अलग विधियां होती है। अब इन विधियों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लेंगे उठाएंगे सब्लिमेशन को। तो सब्लिमेशन सॉलिड सब्सटेंस को हम हिट करते हैं और वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? वेपर में।
without passing through liquid state. The purification technique based on the above principle is known as sublimation, and the used to separate sublimable compounds from non-sublimable impurities. तो यहाँ पे हम सब्लिमेशन को देखें तो वॉच ग्लास के ऊपर लिया जाता है, उसके ऊपर कीप इस तरह से उल्टी लगा दी जाती है, इसमें यहाँ पे रुई लगाई जाती है और यहाँ पे हमारा सब्सटेंस रहता है जिसको हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से जलाते हैं। तो गर्म होकर के सॉलिड जो है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, एंड गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सब्लिमाइट बोलते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि सब्लिमेशन क्या होता है। चलिए, सब्लिमेशन के बाद में हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिक को अशुद्धियों से दूर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे गर्म करेंगे तो पदार्थ डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाती है। चलिए, क्रिस्टलन, ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में यह विधि प्रयुक्त होती है। कार्बनिक यौगिक और अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। अशुद्ध यौगिक को किसी विलायक में घोलते हैं जिससे यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है, परंतु उच्च ताप पर वह अधिक मात्रा में घुल जाता है। उसके पश्चात उसे सांद्रित करके के लगभग संतृप्त विलयन बनाते हैं और इस विलयन को ठंडा करके पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है और इसे हम पृथक कर लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ का सांद्र विलयन को जो बनाया जाता है तो ठंडा होने पर नीचे उसके क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण, यानी कि ये दूसरी विधि हो गई हमारी। अब इसके बाद है हमारा आसवन। आसवन के प्रकार है हमारे, और कार्बनिक पदार्थों का शोधन होने के बाद उसमें तत्वों की पहचान करना है, और तत्वों की पहचान कैसे होती है वो बताएंगे, और उनका मात्रात्मक विश्लेषण यानी कि परसेंटेज कैसे निकलता है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम ख़त्म करते